Hello everyone, welcome to Trending Exam Way to Success. Myself कोमल. As you know, हम आपके साथ लाए हैं समसामयिकी घटना चक्र की सीरीज और इस सीरीज में हम पॉलिटिको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे। आप सभी को पता है कि अभी तक इस सीरीज में हमने पॉलिटी के 20 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और ये हमारा 21st चैप्टर चल रहा है, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट में लोकसभा के बारे में पढ़ा और सेकंड पार्ट में हमने राज्यसभा के बारे में पढ़ा था। और ये पार्लियामेंट का थर्ड पार्ट है, जिसमें हम पार्लियामेंट के जो कार्यों का संचालन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और जो विधायी प्रक्रिया होती है, जो हमारे कानून बनाने की प्रोसीजर्स होती है, वो सभी हम आज के इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम आज के इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो पार्लियामेंट होती है उसे विधायी संस्था में सबसे ऊंचा बोला जाता है, यानी कि जो सबसे उच्चतम विधायी संस्था होती है वो आपकी पार्लियामेंट होती है। और पार्लियामेंट में शून्य काल यानी कि 0 आवर्स किसे कहते हैं, बैठ जाना क्या होता है, या फिर धन विधेयक को निर्धारित करता है, ये सभी हम इस चैप्टर में क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर, जिसमें हम पार्लियामेंट के कार्य संचालन और विधायी प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की हमारी इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। नीचे दी हुई सारणी पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपको भारत के पार्लियामेंट संसद के दोनों सदन, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के बारे में बताया गया है। राज्यसभा में बोला है कि 200 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं और 238 सदस्य निर्वाचित होते हैं राज्यों से और संघ राज्यों से, यानी कि यूनियन टेरिटरीज से। और लोकसभा के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि लोकसभा के सदस्य 552 से अधिक नहीं होने चाहिए, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों से चुनकर आते हैं और जो 2 सदस्य होते हैं वह एंग्लो इंडियंस होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। लेकिन जो ये 2 सदस्य एंग्लो इंडियंस के होते हैं, इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 104 के तहत रिमूव कर दिया गया है। और यहाँ पर तथा एक्स बोला गया है, तो एक्स के स्थान पर आप जो ऑप्शंस पे दिए गए हैं, इनमें से आप एक्स के स्थान पर किसे रखेंगे आपको बताना है। ऑप्शन ए, वे मंत्री जो संसद के सदस्य नहीं हैं, जिन्हें अपना पद संभालने के बाद 6 महीने के अंदर अपना निर्वाचन संसद के किसी सदन के लिए करवाना होता है। ऑप्शन बी, 20 से अनधिक नाम निर्देशित सदस्य। ऑप्शन सी, संघ राज्य क्षेत्र के 20 से अनधिक प्रतिनिधि। और ऑप्शन डी में बोला गया है कि न्यायवादी जिसे संसद के किसी भी सदन में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरीज से 20 सदस्य। जो यहाँ पर आपको लोकसभा की स्ट्रेंथ दी गई है, सदस्यों की संख्या दी गई है, जिसमें से टोटल जो सदस्य होते हैं लोकसभा के वो 552 होते हैं। इनमें से 530 सदस्य स्टेट से आते हैं और जो 20 सदस्य होते हैं वो यूनियन टेरिटरीज से होते हैं। और जो 2 सदस्य होते हैं वह एंग्लो इंडियंस होते हैं, जिन्हें अब रिमूव कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका जो एक्स के स्थान पर आएगा वो होगा 20 सदस्य यूनियन टेरिटरीज से, तो जो आपके ऑप्शन सी में दिया गया है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लोकसभा में 552 सदस्यों में से 530 सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं और 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, यूनियन टेरिटरीज के होते हैं। आर्टिकल 81 में ये बताया गया है। और 2 सदस्य जो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं वो आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन हो सकते थे, लेकिन 104वें संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू, जो कि 2019 में किया गया है, उसके द्वारा उसे रिमूव कर दिया गया है। आर्टिकल 334 में संशोधन कर लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि को नामित करने के प्रावधान को पूर्व निर्धारित समय सीमा संविधान के प्रारंभ होने से 70 वर्ष अर्थात 25 जनवरी 2025 से आगे ना बढ़ाते हुए निष्प्रभावी बना दिया गया है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि
जिस समय हमारा भारतीय संविधान बना था उस समय बोला था कि जो एंग्लो इंडियंस होते हैं उन्हें 70 सालों तक नॉमिनेट किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन 70 साल अब कंप्लीट होने के बाद में 2020 से इस प्रावधान को रिमूव कर दिया गया है, निष्प्रभावी कर दिया गया है। तो अब जो 2 एंग्लो इंडियन सदस्य थे उन्हें नहीं नॉमिनेट किया जाता। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के आर्टिकल 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है वह अभिभाषण कब देता है। ऑप्शन ए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में। ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में। और ऑप्शन डी, एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं आर्टिकल 87 के अंडर में। भारतीय संविधान के आर्टिकल 87 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के बाद में प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण देता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है। ये जो 2 स्टेटमेंट दी गई हैं आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट भारत के संविधान में है। स्टेटमेंट फर्स्ट, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। ऑप्शन बी, संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। तो यहाँ पर जो आपकी दोनों स्टेटमेंट दी गई हैं वो बिल्कुल सही है। ऐसा संविधान में बताया गया है कि जो राष्ट्रपति होते हैं वह संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होंगे और संसद, राष्ट्रपति और दोनों सदनों जो कि लोकसभा और राज्यसभा हैं इन तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। दोनों कथन संविधान में उल्लिखित हैं। आर्टिकल 51 क्लोज 1 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। ये बात किस में बोली गई है? आर्टिकल 59 क्लोज 1 में। और आर्टिकल 79 में बताया गया है कि जो संसद होती है पार्लियामेंट वह राष्ट्रपति और दोनों सदनों जिसमें राज्यसभा अपर हाउस और लोकसभा लोअर हाउस होती है इनसे मिलकर बनती है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर आपको राष्ट्रपति के बारे में बताना है कि राष्ट्रपति पार्लियामेंट का भाग होते हैं या नहीं। ऑप्शन ए, संसद का हिस्सा नहीं होता है। ऑप्शन बी, संसद का हिस्सा होता है। ऑप्शन सी, संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता भी है। ऑप्शन डी, संसद में वोट दे सकता है। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, संसद का हिस्सा होता है। जो राष्ट्रपति होते हैं वह पार्लियामेंट का पार्ट होते हैं। जो पार्लियामेंट होती है वह उसके 3 अंग होते हैं जिसमें पहला अंग लोकसभा, दूसरा अंग राज्यसभा और तीसरा अंग होता है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के इंटीग्रल पार्ट होते हैं। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, इसलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है। भारतीय संसद बनती है, जो भारत की संसद होती है वह किन किन पार्ट से मिलकर बनती है। ऑप्शन ए, केवल लोकसभा से। ऑप्शन बी, लोकसभा और प्रधानमंत्री से। ऑप्शन सी, लोकसभा, राज्यसभा और प्रधानमंत्री से। और ऑप्शन डी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। जो भारत की पार्लियामेंट होती है उसके 3 अंग हैं, जैसा मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। फर्स्ट लोकसभा, सेकंड राज्यसभा और थर्ड होता है प्रेसिडेंट। इन तीनों से मिलकर पार्लियामेंट बनती है, लोकसभा का संसद का निर्माण होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, भारत में संसद मिलकर निर्मित होती है। ये क्वेश्चन भी सेम है जैसा क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था कि भारत की संसद किन से मिलकर बनती है। फर्स्ट राष्ट्रपति से, सेकंड राज्यसभा से, थर्ड लोकसभा से और फोर्थ उपराष्ट्रपति से। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दिया गया है वो करेक्ट है, लेकिन जो आपका फोर्थ है वो आपका इनकरेक्ट है, उपराष्ट्रपति इसमें नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दिया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। भारत में संसद, भारत की जो संसद है वह राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इन तीनों से मिलकर बनती है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन भारत की संसद में शामिल है।
ऑप्शन ए लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, राज्यसभा और प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा, ऑप्शन डी राष्ट्रपति और दोनों सदन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, राष्ट्रपति और दोनों सदन, दोनों सदनों में जिसमें एक में लोकसभा और दूसरा है आपका राज्यसभा। इन तीनों से मिलकर भारत की संसद का निर्माण होता है। ये सभी भारत की संसद में शामिल होते हैं, राष्ट्रपति और दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और भारतीय संसद के सही गठन को चिन्हित कीजिए। यहाँ पर भी आपको बताना है कि भारत की जो संसद है वह किन किन से मिलकर भारत की संसद का गठन होता है। ऑप्शन ए लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा प्लस में लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति, ऑप्शन सी राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा, ऑप्शन डी राष्ट्रपति प्लस उपराष्ट्रपति प्लस राज्यसभा और प्लस लोकसभा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा इन तीनों से मिलकर बनती है पार्लियामेंट, संसद बनती है इन तीनों से मिलकर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है। भारत की जो पार्लियामेंट होती है वह किन किन से मिलकर बनती है, कौन कौन इसमें सम्मिलित होता है, शामिल होता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, राज्यसभा और संसदीय कार्य मंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा, राज्यसभा और प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा, राज्यसभा और संसदीय सचिवालय। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। और अब तक ये आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए कि जो भारत की संसद होती है वह राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इन तीनों से मिलकर बनती है। तो पार्लियामेंट के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भारतीय संसद के घटक हैं, भारत के जो संसद है उसके घटक या पार्ट्स कौन कौन हैं। ऑप्शन ए केवल लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन सी लोकसभा, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, ऑप्शन डी लोकसभा, राज्यसभा और मंत्रिपरिषद। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। भारत की जो संसद है इसके 3 घटक हैं, पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। इन तीनों घटकों से भारतीय संसद का निर्माण होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि पार्लियामेंट के जो 3 भाग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा भाग है जो संसद का नहीं है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा और ऑप्शन डी राज्यसभा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, उपराष्ट्रपति संसद का अनन्य भाग नहीं है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रपति, लोकसभा और जो राज्यसभा होती है ये तीनों पार्लियामेंट के भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारत के संविधान के भाग 5, भारतीय संविधान का जो भाग 5 है उसके आर्टिकल 79 में ये उपबंध है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो कि राष्ट्रपति और दोनों सदनों जिसमें राज्यसभा और लोकसभा है से मिलकर बनेगी। इसलिए आपके जो दिए गए ऑप्शंस हैं उसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों संसद के अनन्य भाग हैं, इंटीग्रल पार्ट हैं। लेकिन जो उपराष्ट्रपति होता है वह संसद का भाग नहीं होता। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं लेकिन संसद के भाग नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 12। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। अब सभी को पता है कि संसद की बैठक होती है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि 1 साल के अंदर कम से कम संसद की कितनी बैठकें होनी चाहिए। ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार और ऑप्शन डी 4 बार। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, 2 बार। 1 साल के अंदर कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना अनिवार्य होता है, आवश्यक होता है। और जो ये दोनों बैठकें होती हैं इनके अंदर 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए, यानी कि दोनों बैठकों के अंदर 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। 6 महीने के अंदर ही दूसरी बैठक बुलाई जानी चाहिए। आर्टिकल 85 क्लोज 1 में बताया गया है कि संसद के जो प्रत्येक सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रत्येक सदन के एक सत्र की
अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक यानी कि जो लास्ट सेशन है और जो आने वाला न्यू सेशन है, इन दोनों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए। इस प्रकार एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की प्रत्येक सदन की बैठक होनी चाहिए। लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, दोनों में जो लास्ट बैठक होती है और जो न्यू बैठक होनी होती है, इन दोनों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए। साल के अंदर, 1 साल के अंदर कम से कम दोनों सदनों की 2 बार बैठक होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। यहाँ पर पूछा गया है कि जो संसद के जो 2 सत्र होते हैं, उनके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम होना चाहिए। ऑप्शन ए 4 महीने का, ऑप्शन बी 6 महीने का, ऑप्शन सी 1 महीने का 1 साल का, या फिर ऑप्शन डी जो समय राष्ट्रपति निर्धारित करे उतने टाइम तक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए पार्लियामेंट के दोनों सेशंस के बीच में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है। संसद जो कि पार्लियामेंट होती है, उसके अधिकारियों में कौन कौन आता है। फर्स्ट, अध्यक्ष लोकसभा के, सेकंड उपाध्यक्ष लोकसभा के, और थर्ड महासचिव लोकसभा। फोर्थ में दिया गया है अध्यक्ष राज्यसभा की, यानी कि राज्यसभा के अध्यक्ष। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि चारों के चारों ही जो नाम दिए गए हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष और लोकसभा के महासचिव और राज्यसभा के अध्यक्ष, ये सभी के सभी संसद के अधिकारी होते हैं। इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, सभी चारों। इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। संविधान के अनुसार संसद के अधिकारियों में जो शामिल हैं, उनमें है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, जो कि आर्टिकल 89 में बताया गया है, और लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आर्टिकल 93, संसद का सचिवालय आर्टिकल 98। इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें चारों के चारों ही संसद के अधिकारी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर पूछा गया है कि जो केंद्र में संसद होती है और राज्य में विधानसभा, इनके जो सदस्य होते हैं, उनकी सदस्यता समाप्त समझी जाएगी अगर वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहते हैं। एक टाइम पीरियड होता है, तो आपको बताना है कि वो टाइम पीरियड कितना होता है कि जो संसद के या विधानसभा के जो मंत्री होते हैं, वह अपने संसद या विधानसभा को बिना सूचित किए एब्सेंट रहते हैं, तो कितने टाइम के अंदर उनकी सदस्यता समाप्त समझी जाती है। ऑप्शन ए 60 दिन तक, ऑप्शन बी 90 दिन तक, ऑप्शन सी 120 दिन तक और ऑप्शन डी 150 दिन तक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 60 दिन तक अगर संसद के मेंबर या फिर विधानसभा के जो मेंबर होते हैं, वह बिना अपने सदन को इन्फॉर्म किए एब्सेंट रहते हैं, तो 60 दिन के बाद में उनकी जो सदस्यता होती है वो समाप्त समझी जाती है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आर्टिकल 101 क्लोज 1 के अनुसार संसद और आर्टिकल 119 क्लोज 4 के अंडर में राज्य के विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं, इनकी सदस्यता समाप्त समझी जाती है अगर वह 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना, यानी कि उनकी परमिशन के बिना, उसके सभी अधिवेशनों में अनुपस्थित रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं। परंतु 60 दिन की उक्त अवधि की गणना करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सदन सत्रावसित या निरंतर चार से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि 60 दिन कैलकुलेट किए जाएंगे। 60 दिन के बाद जो फिर भी वह मंत्री एब्सेंट रहता है 60 दिन के बाद भी, तो उसकी सदस्यता समाप्त की जाएगी। लेकिन जो 60 दिन का कैलकुलेशन होता है, उसके अंदर में जो सेशंस होते हैं, पार्लियामेंट के हों या विधानमंडल के, इनके जो सेशन जो सत्रावसित होते हैं, यानी कि जिस टाइम पर सेशन एग्जिस्ट नहीं होता, वो टाइम नहीं गिना जाता। और जो चार से ज़्यादा दिन के लिए स्थगित रहता है, वो टाइम भी इसमें कैलकुलेट नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, एक एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितने टाइम की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कोई मेंबर है, अगर वह एब्सेंट रहता है कुछ दिनों के लिए, तो उसकी जो सीट होती है उसे खाली घोषित कर दिया जाता है, रिक्त घोषित कर दिया जाता है। तो वो आपको बताना है कि वो टाइम पीरियड कितना होता है। ऑप्शन ए 6 महीने,
ऑप्शन बी 2 महीने, ऑप्शन सी 3 महीने, ऑप्शन डी 1 साल और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई भी नहीं या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 2 महीने से अधिक यानी कि 60 डेज 60 दिनों से अधिक अगर कोई एमपी सदन में एब्सेंट रहता है बिना किसी को इन्फॉर्म किए, तो उसका जो पद होता है, जो उनकी सीट होती है, उसे रिक्त घोषित कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, 2 महीने। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? आपको बताना है कि बिना परमिशन के कोई भी सांसद कितने दिन तक एब्सेंट रह सकता है और उस टाइम पीरियड के बाद में जो वो सांसद का पद होता है उसके लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ऑप्शन ए 30 दिन, ऑप्शन बी 60 दिन, ऑप्शन सी 90 दिन और ऑप्शन डी 120 दिन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, 60 दिनों तक। अगर 60 दिनों के बाद में अगर कोई सांसद बिना अनुमति के अनुपस्थित रहता है तो उसके सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18। सर्वप्रथम एक सांसद या विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया है कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सबसे पहले कौन से सांसद या विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया था कि वह 60 दिनों तक संसद की 60 जो लगातार बैठकें थी उनमें अनुपस्थित रहा था। ऑप्शन ए राज्यसभा का, ऑप्शन बी लोकसभा का, ऑप्शन सी पंजाब विधानसभा का और ऑप्शन डी राजस्थान विधानसभा का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। राज्यसभा का जो सांसद था उसे सबसे पहले 60 दिनों तक संसद की 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहने के कारण उसे सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, राज्यसभा का सांसद। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सर्वप्रथम दिसंबर 2000 में पंजाब से निर्दलीय दल का जो राज्यसभा का सांसद था बरजिंदर सिंह हमदर्द को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया था कि वह सदन की अनुमति के बिना में, उसके परमिशन के बिना में उसकी लगातार 60 बैठकों में अनुपस्थित रहे थे, एब्सेंट रहे थे। दिसंबर 2000 में पंजाब से निर्दलीय दल के पार्टी से एक सांसद थे जो कि बरजिंदर सिंह हमदर्द। इनको 60 बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहने के कारण संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 19। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह, यहाँ पर आपको बताना है कि कोई मंत्री है उसके विरुद्ध कब विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है। ऑप्शन ए सरकार में विश्वास खो देने पर, ऑप्शन बी लंबे समय तक स्वयं को अनुपस्थित रखता है तब, ऑप्शन सी किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या फिर तथ्यों को बिगाड़ता हुआ वर्णन देता है तब, और ऑप्शन डी मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व से बचता है तो तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। जब कोई मंत्री किसी भी मामले के तथ्यों को रोकता है या फिर कोई तथ्यों को बिगाड़ने वाला कोई ऐसा वर्णन देता है तो उसके विरुद्ध विशेष अधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है। संसदीय नियमों और प्रक्रियाओं के तहत किसी मंत्री के विरुद्ध में विशेष अधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है अगर वह मंत्री किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या फिर तथ्यों को बिगाड़ता हुआ वर्णन देता है। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। फर्स्ट में बोला गया है कि संसद निर्हरता विवरण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निर्हरता से छूट देता है। यहाँ पर बोला गया है कि एक निर्हरता निवारण अधिनियम है 1959 जिसमें संसद जो होती है वह कुछ ऐसे पद हैं जिनको लाभ का पद के आधार पर निर्हरता यानी कि छूट देती है, निर्हरता से छूट देती है। सेकंड में बोला गया है कि उपयुक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया है। जो ये अधिनियम है निर्हरता निवारण अधिनियम, ये 5 बार अमेंडमेंट हुआ है इसका। थर्ड में बोला गया है कि शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है।
इसमें बोला गया है कि जो ये शब्द है लाभ का पद, इसे संविधान में अच्छे से परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि जो लाभ का पद है इसे संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। तो आपके थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसलिए ये आपका क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी हो सकता था। जिसमें थर्ड ऑप्शन दिया गया, थर्ड स्टेटमेंट दी गई है, वो सभी इनकरेक्ट है। निर्हरता निवारण अधिनियम 59 जो है उसमें जो लाभ का पद है इसके आधार पर निर्हरता से छूट दी गई है संसद के अंदर में, और जो ये अधिनियम है इसे अब तक 5 बार संशोधित किया जा चुका है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। संसद निर्हरता निवारण अधिनियम 1959 के तहत अनेक पदों को लाभ के पद के आधार पर संसद की सदस्यता के लिए निर्हरता से छूट प्रदान की गई है। यानी कि कुछ ऐसे पोस्ट हैं, कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें लाभ के पद के अंडर में नहीं रखा गया है पार्लियामेंट में। इस अधिनियम में अब तक कुल 5 बार संशोधन किया गया है, 1993 में, 1999 में, 2000 में, 2006 में, 2013 में। संशोधन कर विभिन्न अन्य पदों को इस अधिनियम में शामिल करते हुए लाभ के पद के आधार पर निर्हरता के दायरे से बाहर रखा गया है। भारत के संविधान में लाभ का पद शब्द को परिभाषित नहीं किया है, लेकिन इस शब्द का उल्लेख विभिन्न अनुच्छेदों में हुआ है। इस प्रकार आपका जो कथनों में जो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 21, लाभ के पद का निर्णय डिसीजन कौन करेगा? इसमें ये पूछा गया है कि जो लाभ का पद होता है उसका निर्णय, उसका डिसीजन कौन करेगा कि ये पद लाभ के पद के अंडर में आते हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रपति और राज्यपाल, ऑप्शन बी संघीय संसद। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही बिल्कुल करेक्ट हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कोई भी टिक कर सकते हैं, या तो राष्ट्रपति और राज्यपाल ऑप्शन ए में, या फिर संघीय संसद ऑप्शन बी में। दोनों के दोनों ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। लाभ के पद का निर्णय राष्ट्रपति और राज्यपाल भी कर सकते हैं और संघीय संसद भी कर सकती है। ऑप्शन सी में दिया गया है उच्चतम न्यायालय, और ऑप्शन डी में दिया गया है संघ लोक सेवा आयोग। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए और बी दोनों, जिसके अलग अलग विश्लेषण आपको यहाँ पर दिए गए हैं एक्सप्लेनेशन में, उन्हें हम देखेंगे। फर्स्ट विश्लेषण में बोला गया है कि कोई पद संसद अथवा विधानमंडलों में सदस्यता की निर्हरता के लिए लाभ का पद है या नहीं है। इसका निर्णय आर्टिकल 102 क्लोज 1 सब क्लोज ए के अंतर्गत केंद्र में तो संसद करेगी, और आर्टिकल 199 क्लोज 1 सब क्लोज ए के अंतर्गत राज्यों में विधानमंडल करेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि कोई पद लाभ का पद है या नहीं है, इसका निर्णय संसद में तो आर्टिकल 102 क्लोज 1 सब क्लोज ए के अंदर में पार्लियामेंट करेगी, और आर्टिकल 191 क्लोज 1 सब क्लोज ए के अंदर में राज्य के विधानमंडल इसका निर्णय करेंगे। विश्लेषण 2, कोई व्यक्ति जो संसद या विधानमंडल इनका सदस्यता से लाभ के पद पर निर्भर घोषित किया गया है और वह अपने लाभ के पद के कारण निर्भर है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय केंद्र में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में आर्टिकल 103 क्लोज 1 और क्लोज 2 के अंडर में निर्वाचन आयोग की एडवाइस पर राष्ट्रपति इस बात का निर्णय करेंगे, और राज्यों के अंदर स्टेट्स में आर्टिकल 192 क्लोज 1 और क्लोज 2 के अंडर में निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल इस बात का निर्णय करेंगे कि उनके जो सदस्य हैं वह लाभ के पद के लिए निर्भर है या नहीं है। तो यहाँ पर आपके जो फर्स्ट विश्लेषण है और जो सेकंड विश्लेषण है उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन बी भी सही है, दोनों ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों और उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों के बारे में और उनकी उन्मुक्तियों के बारे में बताता है। ऑप्शन ए आर्टिकल 104, ऑप्शन बी आर्टिकल 105, ऑप्शन सी आर्टिकल 82 और ऑप्शन डी आर्टिकल 117। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, आर्टिकल 105। भारतीय संविधान का आर्टिकल 105 संसद के सदनों की
तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेष अधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो आर्टिकल 105 है वह संसद के सदनों की और उनके सदस्यों और समितियों की शक्ति, जो भी समितियों की शक्तियाँ होती हैं उनके और विशेष अधिकार तथा उन्मुक्तियों का निर्धारित करती है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा अधिकार है जो संसद के सदस्यों का सामूहिक विशेष अधिकार नहीं है। ऑप्शन ए, चर्चा और प्रक्रिया की स्वतंत्रता। ऑप्शन बी, संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार। ऑप्शन सी, साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता। और ऑप्शन डी, अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेष अधिकार। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह संसद के सदस्यों का सामूहिक अधिकार नहीं है, वह इंडिविजुअल अधिकार है। बाकी जो ऑप्शंस, 3 ऑप्शंस हैं, अदर ऑप्शंस जैसे ऑप्शन ए, बी और डी, ये सभी आपके सामूहिक विशेष अधिकार हैं संसद के सदस्यों के। क्वेश्चन नंबर 23 की एक्सप्लेनेशन देखेंगे। संसदीय विशेष अधिकार संसद के दोनों सदनों, उसकी समितियों तथा सदस्यों को प्राप्त विशिष्ट अधिकार, उन्मुक्तियां और छूट होते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो संसदीय विशेष अधिकार हैं संसद के दोनों सदनों के, उसकी समितियों और तथा सदस्यों को प्राप्त विशिष्ट अधिकार, उन्मुक्तियां और छूट होते हैं। इन विशेष अधिकारों को 2 भागों में बांटा गया है। जो पहले भाग में आते हैं वे जो संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा सामूहिक रूप में प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर जो विशेष अधिकार होते हैं वो 2 भागों में बांटे गए हैं, जिसमें से एक भाग में वे आते हैं अधिकार जो संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा सामूहिक रूप से प्रयोग में किए जाते हैं, कलेक्टिव यूज़ किया जाता है उनका। और सेकंड वो होते हैं जो व्यक्तिगत रूप से संसद के सदस्यों द्वारा उपभोग्य होते हैं, यानी कि जो संसद के सदस्य होते हैं वो उनको इंडिविजुअली दिए जाते हैं। संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा सामूहिक रूप से प्रयोग किए जाने वाले विशेष अधिकार जो हैं उनके अंदर आते हैं अपनी बहस और कार्यवाही के प्रकाशन को रोकने का विशेष अधिकार। जो सामूहिक अधिकार हैं उनके अंदर आते हैं अपनी बहस और कार्यवाही के प्रकाशन को रोकने का विशेष अधिकार, यानी कि जो भी उन्होंने संसद के अंदर बहस की है या फिर जो भी कार्यवाही की है उसे पब्लिश होने से रोकने का अधिकार। सेकंड में आता है सदन से अपरिचितों को बाहर रखने का तथा विशिष्ट विषयों पर चर्चा करने हेतु गुप्त बैठक करने का अधिकार। यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो सदन के सदस्य नहीं होते हैं, जो अपरिचित होते हैं, उन्हें बाहर रखना और कुछ ऐसे स्पेशल सब्जेक्ट होते हैं जिनके ऊपर गुप्त बैठक होती है, तो ये सब करना संसद के सदस्यों का सामूहिक अधिकार होता है। थर्ड में बोला गया है अपनी स्वयं की प्रक्रिया और आंतरिक विषय व्यवसायों के संचालन तथा उन्हें विनियमित करने का अधिकार। अपने खुद की कोई प्रक्रिया चलाते हैं और जो आंतरिक विषय होते हैं उनके संचालन का अधिकार। फोर्थ, सदन के सदस्य और साथ ही साथ बाहरी व्यक्तियों को भी भर्त्सना, चेतावनी या निलंबन, सदस्य हेतु या निश्चित अवधि हेतु कारावास के सदन की अवमानना हेतु दंडित करने का विशेष अधिकार। ये भी आपका सामूहिक अधिकार होता है। और किसी सदस्य की गिरफ्तारी, निरोध, सजा, कारावास या रिहाई की तत्काल सूचना प्राप्त करने का विशेष अधिकार। संसद का कोई सदस्य है, उसकी गिरफ्तारी के बारे में, निरोध के बारे में, सजा और कारावास या फिर रिहाई के बारे में जो भी सूचना चाहिए होती है उसका अधिकार। ये भी आपका कलेक्टिव राइट होता है। संसदीय समितियों के द्वारा जांच के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक व्यक्तियों, पत्रों, अभिलेखों को बुलाने और मंगाने का विशेष अधिकार। संसद की कार्यवाही की जांच करने हेतु अदालतों पर रोक लगाने का अधिकार। जो संसद की कार्यवाही होती है उनकी जांच करने के लिए अदालतों पर रोक लगाने का अधिकार भी कलेक्टिव राइट होता है। सदन के परिसर में किसी सदस्य या अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी और कानूनी प्रक्रिया किए जाने से पहले पीठासीन अधिकारी की अनुमति लिए जाने का विशेष अधिकार भी। ये सभी अधिकार जो आपको 8 टाइप के अधिकार दिए गए हैं, यह संसद के सदस्यों के कलेक्टिव राइट होते हैं, सामूहिक राइट होते हैं। ऑप्शन सी में दिया गया जो विशेष अधिकार है वह
संसद सदस्यों के द्वारा व्यक्तिगत रूप में प्रयोग किए जाने वाला अधिकार है। जो ऑप्शन सी है वो इंडिविजुअल राइट है, कलेक्टिव राइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय के द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? आपको बताना है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो न्यायालय को रोकता है कि वह संसद की कार्यवाही की जांच नहीं कर सकते हैं। प्रतिबंधित किया गया है संसद की कार्यवाही की जांच करना। ऑप्शन ए आर्टिकल 127, ऑप्शन बी आर्टिकल 122, ऑप्शन सी आर्टिकल 126 और ऑप्शन डी आर्टिकल 139। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 122 न्यायालयों पर रोक लगाता है कि वह संसद की कार्यवाहियों की जांच नहीं कर सकते हैं। संविधान के आर्टिकल 122 में न्यायालयों के द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किए जाने का प्रावधान किया गया है। यानी कि जो न्यायालय हैं, जो कोर्ट्स हैं, वह संसद की किसी भी कार्यवाही की जांच नहीं कर सकते। ये बात दी गई है आर्टिकल 122 में। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान करने का अधिकार है? आपको बताना है कि ऑप्शन ए, बी और सी, डी इनमें से किसको लोकसभा में और राज्यसभा दोनों सदनों में निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार होता है। ऑप्शन ए, संसद के निम्न सदन में निर्वाचित सदस्यों को, यानी कि निम्न सदन लोकसभा के जो इलेक्टेड मेंबर हैं उन सदस्यों को। ऑप्शन बी, संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों को। ऑप्शन सी, राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को। ऑप्शन डी, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। राज्य के जो विधानमंडल होते हैं उनके निम्न सदन के जो निर्वाचित इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उन्हें लोकसभा और राज्यसभा दोनों में निर्वाचनों में मतदान का अधिकार होता है। राज्य विधानमंडल के निम्न सदन विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को लोकसभा एक नागरिक के अधिकार से और राज्यसभा आर्टिकल 80 क्लोज 4 में दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार दिया गया है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो राज्य की विधानमंडल होती है उसका जो निम्न सदन है विधानसभा के जो निर्वाचित मेंबर होते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, निर्वाचित सदस्य, उन्हें लोकसभा में भी मतदान करने का अधिकार होता है और राज्यसभा में भी मतदान करने का अधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए, राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन राज्य की विधानसभाएं करती हैं। ऑप्शन बी में बोला गया है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अतः वह राज्यसभा का कोई सदस्य ही उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन ए भी गलत है। सी में बोला गया है कि लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन तो कोई प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, पर राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वही का होना चाहिए जहां से वह प्रत्याशी बन रहा है। तो आपका ऑप्शन सी भी गलत है। इसमें बोला गया है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एक बात में अंतर है कि लोकसभा का जो निर्वाचन होता है उसके लिए जो प्रत्याशी होते हैं, जो कैंडिडेट होते हैं, वह किसी भी राज्य से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जो राज्यसभा होती है वह जिस राज्यसभा की सीट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं उसी राज्य के उन्हें उसी राज्य से उन्हें प्रत्याशी बनना पड़ता है। लेकिन ऐसा गलत है। आप अगर किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप अदर स्टेट से राज्यसभा में सीट के लिए इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी में बोला गया है कि भारत के संविधान में राज्यसभा के नामित सदस्य की मंत्री पद पर नियुक्ति स्पष्ट शब्दों में निषेध है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है। तो जो 4 के 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों के चारों ही आपके ऑप्शन इनकरेक्ट हैं, इसलिए आपका इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो आगे इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तत्कालीन प्रावधानों के अनुसार कतिपय अपवादों यानी कि कुछ अपवादों जिसमें असम के स्वायत्तशासी जिलों और लक्षद्वीप के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र और सिक्किम इन सब के अतिरिक्त लोकसभा का निर्वाचन
कोई प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि असम के जो स्वशासी जिले हैं और लक्षद्वीप की जो अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र हैं और सिक्किम, इनके अलावा लोकसभा के लिए निर्वाचन कोई भी प्रत्याशी भारत में किसी भी जगह रह रहा हो वहाँ से लड़ सकता है, पर राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वहीं का होना चाहिए था जहाँ से वह प्रत्याशी बन रहा है। और इसमें इसके बाद दिया गया है, ये प्रावधान पहले था अब हटा दिया गया है। वर्ष 2003 यानी कि 2003 ईयर में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में किए गए संशोधन के तहत एक आपका अधिनियम था लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो 1951 में बना था, उसके अंदर संशोधन किया था 2003 में। उसके तहत अब कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है यदि वह किसी भी संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता निर्वाचक हो। तो ये जो प्रावधान था कि आप राज्यसभा के प्रत्याशी सामान्यतः वहीं का होना चाहिए जहां से वह प्रत्याशी बन रहा है, ये प्रावधान अब रिमूव कर दिया गया है 2003 में। तो इसलिए आपके चारों के चारों ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट है, इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए देखेंगे, केवल राज्यसभा में ही ना कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। राज्यसभा में 12 सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा और लोकसभा में कोई भी नॉमिनेट नहीं किया जाता। लोकसभा में पहले 2 सदस्य एंग्लो इंडियन नॉमिनेट किए जाते थे, लेकिन 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू उसे अब रिमूव कर दिया गया है। तो अब लोकसभा में कोई भी नॉमिनेट नहीं किया जाता। जो 238 सदस्य होते हैं वह राज्यों से निर्वाचित होकर आते हैं और जो 20 सदस्य होते हैं वह यूनियन टेरिटरीज से निर्वाचित होकर आते हैं। तो लोकसभा के अंदर सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं, कोई भी नॉमिनेट सदस्य नहीं होता। ऑप्शन बी में बोला है कि राज्यसभा में एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का संविधान का प्रावधान है। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें जो एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करने की बात कही गई है वो पहले लोकसभा में थी, जिसे अब रिमूव कर दिया गया है। एंग्लो इंडियंस राज्यसभा में नॉमिनेट नहीं किए जाते थे। ऑप्शन सी में बोला है कि किसी मनोनीत सदस्य के मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संविधान जन्य वर्जना है। तो आपका ऑप्शन सी भी बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन डी में बोला है कि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्टेड मेंबर होते हैं, नॉमिनेटेड नहीं होते। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए और सी दोनों करेक्ट हैं। आप किसी पर भी टिक कर सकते हैं, किसी को भी क्लिक कर सकते हैं। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। संसद के दोनों सदनों में मनोनीत सदस्य होते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्य और लोकसभा में 2। ये पहले प्रावधान था, अब नहीं है। इस प्रावधान को 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा आर्टिकल 334 में किए गए संशोधन के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय जो एंग्लो इंडियन सदस्य थे प्रतिनिधित्व हेतु मनोनयन की व्यवस्था को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया है। यानी कि जो एंग्लो इंडियन के सदस्य नॉमिनेट किए जाते थे उसे अब रिमूव कर दिया है, समाप्त कर दिया है। संविधान मनोनीत सदस्यों को मंत्री बनाने से मना नहीं कर सकता। यहाँ पर बोला गया है कि जो मनोनीत सदस्य होते हैं वह मंत्री बन सकते हैं, संविधान में इसके लिए कोई मनाही नहीं है। आर्टिकल 75 के क्लोज 5 में बताया गया है कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 महीने की अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। यहाँ पर बोला गया है कि आर्टिकल 75 क्लोज 5 में कि कोई भी मंत्री ऐसा है जो कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसे किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होती है 6 महीने के अंदर। अगर वह ये 6 महीने का जो टाइम होता है इसके समाप्त होने पर भी संसद की सदस्यता नहीं लेता है, तो उसका जो मंत्री का पद होता है वो समाप्त कर दिया जाता है। अर्थात किसी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है, परंतु उसे 6 महीने के अंदर में संसद के किसी सदन का सदस्य बनना आवश्यक होता है। यदि वह संसद सदस्यता
यदि वह संसद सदस्य नहीं बन पाता है तो वह मंत्री नहीं रहेगा। और साथ ही एक यह तथ्य भी है कि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मत नहीं दे सकते। जो नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं वह राष्ट्रपति के चुनाव में मत नहीं देते, वोट नहीं करते, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत दे देते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन ए भी करेक्ट है और ऑप्शन सी भी करेक्ट है। ऑप्शन बी और डी आपके इनकरेक्ट हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। यहाँ पर बोला गया है कि जो पार्लियामेंट है वह राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। तो ऐसा कब होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति की इच्छा से, ऑप्शन बी यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित कर दे तो, ऑप्शन सी किसी भी परिस्थिति में, ऑप्शन डी संबंधित राज्य के विधानमंडल से पूछकर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगर राज्यसभा अपने उपस्थित और वोट करने वाले सदस्यों के 1/3 सदस्यों से ये संकल्प पारित कर दे कि कोई ऐसा विषय है जिस पर कानून बनाया जाना जरूरी है और वह राष्ट्र हित में है, तो संसद राज्य सूची के उस विषय के ऊपर कानून बना सकती है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। संविधान के आर्टिकल 249 के तहत यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3, मैंने 1/3 बोला था, यहाँ पर 2/3 है, 2/3 है, 2/3 बहुमत से, मेजॉरिटी से ऐसा प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद के द्वारा कानून बनाना आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। और इसके अतिरिक्त आर्टिकल 250 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में आर्टिकल 252 के तहत 2 या अधिक राज्यों के अनुरोध पर उन राज्यों के लिए, और आर्टिकल 253 में दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुपालन के क्रम में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा आर्टिकल 352 के प्रवर्तन होने की स्थिति में, और आर्टिकल 353 में के तहत तथा आर्टिकल 356 के तहत अधीन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होने की अवस्था में, और आर्टिकल 357 के तहत विधायी शक्ति के प्रयोग में संसद के द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि किस किस आर्टिकल में किन किन विषयों पर और किस किस टाइम पर संसद राज्यसभा की जो सूची होती है, राज्यसभा की जो विशेष सूची होती है, उनके ऊपर कानून बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 29। संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। आपको बताना है कि जो संघीय संसद होती है, पार्लियामेंट होती है, वह राज्य सूची के किन किन विषयों पर कानून बना सकती है। फर्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु, तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। संबंधित राज्यों की सहमति से, यानी कि कोई राज्य खुद बोले कि उन्हें संसद के द्वारा कानून बनाना है इस विषय पर, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है, इसलिए आपकी सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड में बोला है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में, किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उस टाइम पर राज्य सरकारें कानून नहीं बनाती हैं बल्कि संसद कानून बनाती है, तो आपका थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ में बोला है कि राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करे, तो आपकी फोर्थ स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। जब कोई भी ऐसा कानून जो राष्ट्र के हित में होता है और राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित कर दे कि यह कानून बनाना आवश्यक है, तो संसद राज्य सूची के उस विषय पर कानून बनाती है। इसलिए यहाँ पर आपके चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। सभी चारों ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है? आपको बताना है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके अंडर में पार्लियामेंट कानून बनाती है राज्य सूची के विषय में, जो कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाता है। जो हमने इंटरनेशनल ट्रीटीज़ की होती हैं, समझौते होते हैं जो, उनको प्रभावी बनाने के लिए संसद किस आर्टिकल का यूज़ करके राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? ऑप्शन ए आर्टिकल 249, ऑप्शन बी आर्टिकल 250, ऑप्शन सी आर्टिकल 252 और ऑप्शन डी आर्टिकल 253। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 253 के अंडर में
जो आपकी संसद होती है वह राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, इस चैप्टर में हम 30 क्वेश्चंस ही करेंगे। आगे के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसे हम पार्लियामेंट के थर्ड पार्ट के एक सेकंड पार्ट में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो, इसमें आपको पार्लियामेंट के बारे में जो भी बताया गया है वो अच्छे से समझ में आया हो। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।